अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेडिंग इश्यूज़। थ्रेडिंग इश्यूज़ में हम देखेंगे कि फोर्क और एग्जिक जो सिस्टम कॉल्स हैं उनके क्या सिमेंटिक्स हैं, सिग्नल हैंडलिंग क्या होती है और कैसे होती है, थ्रेड कैंसलेशन अगर करनी हो तो वो उसमें क्या क्या तरीके हैं, टीएलएस क्या होता है और स्केजुलर एक्टिवेशंस क्या होती हैं। तो जो फोर्क सिस्टम कॉल है वो एक नया प्रोसेस क्रिएट करने के लिए या एक प्रोसेस को डुप्लीकेट करने के लिए यूज़ होती है। तो जो फोर्क है और एग्जिक सिस्टम कॉल्स हैं इनके सिमेंटिक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में चेंज हो जाते हैं। तो फोर्क में जो मैकेनिज़्म है कि ये क्या सिर्फ जो कॉलिंग थ्रेड है उसको ही डुप्लीकेट करती है या सारे थ्रेड्स को जो है वो डुप्लीकेट कर देती है। तो यूनिक्स के अंदर फोर्क कमांड के दो वर्जन्स हैं। एक कमांड जो है वो जितने भी थ्रेड्स होते हैं उनको डुप्लीकेट कर देती है और जो दूसरी कमांड है वो सिर्फ उस थ्रेड को डुप्लीकेट करती है जिसने फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक किया हो। तो दूसरी जो कमांड यूज़ होती है वो एग्जेक है। तो ये इसकी जो वर्किंग है वैसे ही होती है जैसे एक प्रोसेस क्रिएशन में होती है। इसमें एग्जिक क्या करती है कि जो रनिंग प्रोसेस है और जितने भी उसके अंदर थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं उन सब को रिप्लेस कर देती हैं। तो अब जो फोर्क के हमने डिस्कस किया कि दो वर्जन्स हैं, एक वर्जन तो डुप्लीकेट करता है और जो दूसरा वर्जन है वो सिर्फ उस प्रोसेस को या उस थ्रेड को डुप्लीकेट करता है जिसने उसको कॉल किया हो। अब उसमें से कौन सी कमांड कब यूज़ होगी डिपेंड्स कि उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर एग्जिक को फोर्किंग के फ़ौरन बाद कॉल किया जाए तो फिर सारे थ्रेड्स को डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जिक कमांड है वो जितने भी थ्रेड्स हैं प्रोसेस के अंदर उन सब को रिप्लेस कर देगी। तो इस सूरत में सिर्फ वही थ्रेड जो कॉल कर रहा है एग्जिक कमांड को वो उसी को डुप्लीकेट करना वो ज़्यादा मुनासिब है। अगर दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि अगर कोई सेपरेट प्रोसेस एग्जिक को कॉल नहीं करता फोर्किंग के बाद तो फिर उस सूरत में जितने भी थ्रेड्स हैं उन सब को डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो ये दो सिनेरियोस हैं, क्योंकि वी हैव टू वर्जन्स ऑफ फोर्क कमांड कि अगर तो हमने एग्जिक कमांड आफ्टर फोर्किंग एग्जीक्यूट करनी है तो फिर सारे थ्रेड्स जो हैं वो डुप्लीकेट होंगे। अगर एग्जिक कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करनी तो सिर्फ जो कॉलिंग थ्रेड है वो डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट है सिग्नल इश्यूज़ में हम सिग्नल हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। थ्रेडिंग इश्यूज़ के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो यूनिक्स सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं कि आपने किसी प्रोसेस को नोटिफाई करना है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट जो है वो हो गया है। तो ये जो सिग्नल है ये सिंक्रोनसली या एसिंक्रोनसली दोनों सूरतों में रिसीव हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि जो सोर्स है जहाँ पे इवेंट अकर हुआ है या रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये इवेंट जो है वो सिग्नल करना ज़रूरी है। जितने भी सिग्नल्स हैं चाहे वो सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो उनका पैटर्न एक ही होता है। सबसे पहले तो जो है वो एक सिग्नल जनरेट किया जाता है। वो जो सिग्नल जनरेट होता है वो किसी स्पेसिफिक इवेंट की वजह से जनरेट होता है और उसके बाद वो जो सिग्नल है वो प्रोसेस को डिलीवर होता है। एक दफ़ा सिग्नल जो है डिलीवर हो गया तो उसके बाद उस सिग्नल को हैंडल किया जाता है। सिग्नल को हैंडल करने के लिए दो तरह के हैंडलर्स हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट है और दूसरा यूज़र डिफाइंड है। डिफ़ॉल्ट से मुराद जो पहले से प्री डिज़ाइंड सिग्नल हैंडलर है
वो यूज़ होता है कि जो सिग्नल को हैंडल करे। अदरवाइज़ अगर कोई यूज़र डिफाइंड है तो उसकी प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर से ज़्यादा होगी और वो उसको ओवरराइट कर देगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं व्हेन अ सिग्नल इज़ जनरेटेड बाय एन इवेंट एक्सटर्नल टू अ रनिंग प्रोसेस। तो यानी कि एक जो सिग्नल है किसी और प्रोसेस की में कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर हुआ है और वहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ है। तो अब जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें इवेंट अगर नहीं हो रहा लेकिन उसे सिग्नल मिल रहा है, उसको हम कहेंगे सिग्नल जो है एसिंक्रोनसली रिसीव हुआ है। इसकी मिसाल हम देखते हैं कि अगर हम एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं, कोई स्पेसिफिक हम की स्ट्रोक जैसा कि लाइनक्स में कंट्रोल सी हम करें, तो उसका जो या फिर किसी प्रोसेस का टाइम एक्सपायर हो जाए, तो फिर उसके बाद जो एसिंक्रोनस सिग्नल जो है वो सेंड किया जाता है किसी भी प्रोसेस को। तो सिग्नल हैंडलर जो है फिर यूज़ होगा उस सिग्नल को हैंडल करने के लिए, या तो डिफ़ॉल्ट सिग्नल हैंडलर होगा या कोई यूज़र डिफाइंड सिग्नल हैंडलर होगा। जो सिंक्रोनस सिग्नल हैं उनमें हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर कोई इलीगल मेमोरी एक्सेस कोई प्रोसेस कर रहा है या कोई थ्रेड इलीगल मेमोरी एक्सेस कर रहा है या फिर कोई डिवीज़न बाय ज़ीरो कहीं पे हो रही है, तो कोई भी जो रनिंग प्रोसेस इस तरह का जो एक्शन परफॉर्म करता है तो फिर एक सिग्नल जनरेट होता है और ये जो सिग्नल है सेम प्रोसेस को डिलीवर किया जाता है जिसने कोई इस तरह का कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म किया हो। अगर तो सेम, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर जो सिग्नल है सेम प्रोसेस को जहाँ पे कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसी को डिलीवर हो तो उसको सिंक्रोनस सिग्नल कहेंगे। और अगर सिग्नल किसी और प्रोसेस या थ्रेड के इवेंट की वजह से अकर हुआ है और जो सिग्नल है किसी और प्रोसेस को डिलीवर हुआ है तो उसको एसिंक्रोनस जो है वो सिग्नल कहेंगे। अगर तो हमारे पास कोई सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम है तो उसमें सिग्नल को हैंडल करना बहुत सादा से है, तो उसमें तो ज़ाहिर ही बात है क्योंकि एक ही प्रोसेस है जिसमें सिग्नल जनरेट हुआ है और उसी को वो डिलीवर होगा। लेकिन अगर हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स की बात करें जिसमें एक प्रोसेस के अंदर बहुत से थ्रेड्स होते हैं, वहाँ पे सिग्नल डिलीवर करना वो एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या हो सकते हैं? वो जो सिग्नल है किसी भी थ्रेड में जनरेट हुआ है और कहाँ पर डिलीवर होगा, वो ये सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि जिस थ्रेड ने सिग्नल जनरेट किया है उसी को डिलीवर कर दिया जाए, या फिर उस प्रोसेस के अंदर ज़ाहिर है एक से ज़्यादा थ्रेड्स हैं तो हम किसी दूसरे थ्रेड को उसी प्रोसेस के अंदर किसी दूसरे जो थ्रेड को हम सिग्नल डिलीवर कर दें, या फिर उसी प्रोसेस के अंदर कुछ थ्रेड्स को हम वो सिग्नल डिलीवर कर दें, या फिर हम एक स्पेसिफिक थ्रेड जो है वो असाइन कर दें जिसका काम ही ये हो कि प्रोसेस के अंदर जितने भी सिग्नल जनरेट हो रहे हों वो उसको रिसीव हो जाए। तो सिग्नल हैंडलिंग में मज़ीद हम देखते हैं कि सिंक्रोनस सिग्नल जैसे हमने डिस्कस किया कि उसी थ्रेड को डिलीवर होता है जिसकी वजह से कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और वहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ हो। तो ये मिसाल हमने देखी कि कोई प्रोसेस अगर टर्मिनेट होता है तो उसका सिग्नल किसी और थ्रेड को जाएगा, या कोई थ्रेड कोई टर्मिनेट हुआ है तो उसका जो सिग्नल है वो भी किसी और थ्रेड को जाएगा, या जितने भी थ्रेड्स उस प्रोसेस के अंदर हैं उन सब को जाएगा कि ये थ्रेड जो स्पेसिफिक थ्रेड है ये टर्मिनेट हो गया है। तो जो यूनिक्स के अंदर एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके ज़रिए हम सिग्नल्स को डिलीवर कर सकते हैं वो है किल पिड टी पिड इंट सिग्नल। द फंक्शन स्पेसिफाई द प्रोसेस आईडी, जो पिड है जो उसकी प्रोसेस आईडी है, टू विच अ सिग्नल इज़ टू बी डिलीवर्ड। तो जिसको सिग्नल हमने डिलीवर करना है उसकी जो प्रोसेस आईडी है वो हमने इसमें रख दी है। तो जितने भी यूनिक्स के मल्टी थ्रेडेड वर्जन्स हैं उसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस थ्रेड को हम सिग्नल जो है डिलीवर करेंगे।
और कौन सा थ्रेड है जो वो सिग्नल को ब्लॉक करेगा। इस वजह से बहुत सी सूरतों में जो एसिंक्रोनस सिग्नल है वो सिर्फ उन थ्रेड्स को डिलीवर होगा जो कि ब्लॉक नहीं कर रहे, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ वो उसको रिसीव कर लेंगे। तो क्योंकि ये एक हमारे पास कंडीशन है कि जो भी सिग्नल डिलीवर होगा वो एक ही दफ़ा हैंडल होगा, तो इस वजह से जो थ्रेड है वो उस थ्रेड को मिलता है सिग्नल जो पहला नॉन ब्लॉकिंग थ्रेड हो। पॉजिक्स जो एपीआई है या पी थ्रेड्स जो हैं उसके अंदर पी थ्रेड, किल पी थ्रेड, टीआईडी और इंड सिग्नल ये फंक्शन है जिसके ज़रिए हम स्पेसिफिक थ्रेड की जो या थ्रेड आईडी है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि सिग्नल इसको डिलीवर होगा। विंडोज़ के अंदर सिग्नल्स के लिए कोई एक्सप्लिसिट सपोर्ट नहीं है, तो बहरहाल इसको एमुलेट किया जा सकता है एपीसी के ज़रिए, एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल्स के ज़रिए हम विंडोज़ के अंदर भी एमुलेट कर सकते हैं सिग्नल हैंडलिंग को। जो एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल्स हैं ये फैसिलिटी इनेबल कर देती है किसी भी थ्रेड को कि वो एक फंक्शन को स्पेसिफाई करे और वो फंक्शन उस वक़्त कॉल होगा जब वो किसी इवेंट से नोटिफिकेशन रिसीव करेगा। तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है एसिंक्रोनस प्रोसीजर कॉल वो तकरीबन मिलती जुलती है जिस तरह हम यूनिक्स के अंदर एसिंक्रोनस सिग्नल्स होते हैं। ताहम यूनिक्स के अंदर ये स्पेसिफाई होना चाहिए या होता है कि किसी भी थ्रेड को जो किसी भी थ्रेड के अगेंस्ट कोई सिग्नल आता है उसको कैसे डील करना है। लेकिन जो एपीसी फैसिलिटी है वो सिंपल है और इसमें क्योंकि एपीसी के अंदर जो है जो भी सिग्नल है वो थ्रेड को डिलीवर होता है, प्रोसेस को डिलीवर नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेडिंग इश्यूज़ के अंदर थ्रेड कैंसलेशन। तो जब हमने थ्रेड किसी को कैंसिल करना हो तो उसमें क्या क्या जो कंडीशंस इन्वॉल्व हैं और कैसे हम किसी भी थ्रेड को कैंसिल कर सकते हैं। तो थ्रेड कैंसलेशन में हमें देखना होगा कि इसको कब हमने टर्मिनेट करना है ताकि वो पहले कंप्लीट भी हो जाए और उसके बाद हमने थ्रेड को कैंसिल करना है। मिसाल के तौर पर अगर बहुत से थ्रेड्स जो हैं एक डेटाबेस में सर्च कर रहे हैं और एक जो थ्रेड को रिज़ल्ट मिल गया है तो बाकी के जो थ्रेड्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर एक और सिनेरियो को हम देखें कि जब एक जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है बाय क्लिकिंग ऑन अ बटन, लाइक हमारे पास कोई वेब ब्राउज़र है उसके ऊपर हम कोई बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर वो बटन क्या करता है कि उस ब्राउज़र को स्टॉप करता है कि वो फर्दर कोई पेज लोड ना करें। तो अब जो वेब पेज है वो जो लोडिंग कर रहा होता है वो उसके लिए डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ कर रहा होता है। लाइक जो इमेज है उसके लिए एक सेपरेट थ्रेड है और जो डेटा है उसके लिए अलग से थ्रेड है। तो जब यूज़र ब्राउज़र के ऊपर स्टॉप के बटन को प्रेस करता है तो जितने भी थ्रेड्स होते हैं जो लोड कर रहे होते हैं पेज को वेब ब्राउज़र के अंदर वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं और जिस थ्रेड को हमने कैंसिल करना हो उसको टारगेट थ्रेड कहते हैं। इसके लिए दो जनरल अप्रोचेस हैं। एक को कहते हैं एसिंक्रोनस कैंसिलेशन जिसमें जो टारगेट थ्रेड होता है वो फ़ौरन कैंसिल हो जाता है, और दूसरी है डेफर्ड कैंसिलेशन। डेफर्ड कैंसिलेशन में क्या होता है कि उसमें वो पीरियोडिकली चेक कर रहा होता है कि इसको कैंसिल किया जाए या ना किया जाए, उसकी कंडीशन को चेक किया जाता है। तो इसमें ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो थ्रेड है वो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डरली फैशन के अंदर जब वो अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ले और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाए। तो पी थ्रेड कोड जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी थ्रेड को क्रिएट और टर्मिनेट करने के लिए।
तो ये कोड है थ्रेड कैंसिलेशन का कि अगर हमने थ्रेड क्रिएट करना है उसके लिए पी थ्रेड क्रिएट थ्रेड आईडी 0 वर्कर और नल, और इसी तरह अगर हमने कैंसिल करना है तो उसके लिए फंक्शन है पी थ्रेड कैंसिल और थ्रेड आईडी। और पी थ्रेड ज्वाइन क्या करता है, इट विल वेट फॉर द थ्रेड टू टर्मिनेट। अब जो कैंसिलेशन ऑफ थ्रेड में डिफ़िकल्टी आती है वो इन सिचुएशन में आती है जिसमें रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट हो गए हैं किसी भी थ्रेड को कैंसिल करने के लिए, या फिर किसी ऐसे थ्रेड को कैंसिल कर दिया गया है जो डेटा को अपडेट कर रहा हो, और वो जो डेटा है वो दूसरे थ्रेड्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, और इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है जहाँ पे एसिंक्रोनस कैंसिलेशन होती है। और जैसे ही कोई थ्रेड कैंसिल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रिक्लेम करता है, जो किसी भी जब थ्रेड को हम कैंसिल कर देते हैं। तो उससे ये सारे रिसोर्सेज कैंसिल नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर हम किसी भी थ्रेड को एसिंक्रोनसली कैंसिल करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज हैं उन सबको फ्री कर लेगा। लेकिन अगर हम डेफर्ड कैंसिलेशन करते हैं तो उसमें जो है एक थ्रेड वो इंडिकेट करता है कि जो टारगेट थ्रेड है वो कौन सा है और उसको कैंसिल करना है। तो लेकिन कैंसिलेशन भी तब होती है जब टारगेट थ्रेड जो है वो उसने चेक कर लिया हो और उसका एक फ्लैग सेट होता है जो बताता है कि ये थ्रेड जो है वो कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो चेक है ये उस वक्त पीरियोडिकली परफॉर्म होता रहता है जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो पी थ्रेड्स के अंदर थ्रेड कैंसिलेशन के लिए हमारे पास पी थ्रेड कैंसिल का फंक्शन है, और उसमें जो आइडेंटिफायर होता है वो टारगेट थ्रेड का होता है, उसको एज ए पैरामीटर हम इस फंक्शन को पास कर देते हैं, तो उससे हम थ्रेड को कैंसिल कर सकते हैं। थ्रेड कैंसिलेशन में अगर हम देखें तो इसमें स्टेट भी इन्वॉल्व होती है। तो जब भी थ्रेड कैंसिलेशन होगी तो ये डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट क्या है, वो इनेबल्ड है कैंसिलेशन के लिए या डिसेबल्ड है, और उसका मोड जो है एसिंक्रोनस है, डेफर्ड है या ऑफ है। अगर किसी थ्रेड की कैंसिलेशन जो है वो डिसेबल्ड हो तो उसकी जो कैंसिलेशन है वो पेंडिंग रहती है जब तक कि थ्रेड जो है वो इसको इनेबल नहीं कर लेता। तो किसी भी थ्रेड की जो डिफ़ॉल्ट टाइप है वो डेफर्ड होती है। कैंसिलेशन सिर्फ उस सूरत में अकर होती है जब थ्रेड जो है कैंसिलेशन पॉइंट तक पहुंच जाए। तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं यूजिंग पी थ्रेड अंडरस्कोर टेस्ट कैंसिल, और उसके बाद जो है क्लीन अप हैंडलर जो है वो इन्वोक होता है। तो लेकिन लाइनक्स के अंदर अगर थ्रेड कैंसिलेशन की बात करें तो उसमें थ्रेड कैंसिलेशन के लिए सिग्नल्स यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि थ्रेड कैंसिलेशन जावा में कैसे होती है। तो डेफर्ड कैंसिलेशन अगर जावा में करनी हो तो उसके लिए इंटरप्ट फंक्शन या मेथड यूज़ होता है जो थ्रेड का जो स्टेटस है वो इंटरप्टेड सेट कर देता है, और उसके बाद जो थ्रेड है उसको चेक किया जाता है कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो इंटरप्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट है थ्रेड लोकल स्टोरेज। जो भी थ्रेड्स किसी एक प्रोसेस का हिस्सा होते हैं वो उस प्रोसेस के डेटा को शेयर करते हैं। तो इस वजह से मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग का आप इसको कह लें कि एक फ़ीचर है जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं एक ही प्रोसेस के बिटवीन डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रोसेस शेयर होते हैं। लेकिन बाज़ सूरतों में जो हर थ्रेड है मे बी उसको किसी स्पेसिफिक डेटा की एक अलग से कॉपी रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए ये एक टेक्निक है जिसको कहते हैं थ्रेड लोकल स्टोरेज। तो थ्रेड लोकल स्टोरेज को यूज़ करते हुए हर थ्रेड जो है अपने पास
डेटा की कॉपी रख सकता है। तो ये उस वक़्त यूज़फुल होता है जब आपके पास थ्रेड क्रिएशन का कंट्रोल ना हो या आप थ्रेड पूल यूज़ कर रहे हों। तो जो थ्रेड लोकल स्टोरेज है वो लोकल वेरिएबल से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ उस वक़्त विजिबल होते हैं जब आप किसी सिग्नल फंक्शन को इन्वोक करते हैं। तो जो TLS है वो जितने भी फंक्शंस आप इन्वोक करते हैं किसी भी थ्रेड के ऊपर, तो TLS जो है वो विजिबल रहता है। ये उसकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी प्रोग्राम में कोई स्टैटिक डेटा हो जिसको एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम फिक्स रहती है। तो TLS क्योंकि हर थ्रेड के पास अपनी एक डेटा ऑफ कॉपी होती है, कॉपी ऑफ डेटा होता है, तो इसलिए जो TLS है वो हर थ्रेड का अपना होता है। तो जावा के अंदर थ्रेड लोकल T क्लास विद सेट एंड गेट मेथड, जिसके ज़रिए थ्रेड लोकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। पी थ्रेड के अंदर पी थ्रेड की जो है और ये जो की है वो हर थ्रेड की अपनी होती है, और इस की को यूज़ किया जा सकता है TLS डेटा को एक्सेस करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो C# लैंग्वेज है वो यूज़ होती है हम स्टोरेज एट्रीब्यूट्स को ऐड करने के लिए, थ्रेड स्टैटिक टू डिक्लेयर थ्रेड लोकल लोकल डेटा। जो GCC कंपाइलर है लाइनक्स के अंदर, वो स्टोरेज क्लास का कीवर्ड प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम TLS डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि एक यूनिक आइडेंटिफायर हर थ्रेड को हम असाइन कर सकते हैं करें, तो उसके लिए हम डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक स्पेस थ्रेड स्पेस इंट स्पेस थ्रेड आईडी। तो इस तरह हम हर थ्रेड को एक यूनिक आईडी जो है वो असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केजुलर एक्टिवेशंस। मल्टी मोड हो या 2 लेवल मॉडल्स हों, तो दोनों के अंदर कम्युनिकेशन रिक्वायर है ताकि वो मेंटेन रख सके कि कितने नंबर ऑफ कर्नल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स रिक्वायर्ड हैं जो किसी भी एप्लीकेशन को एलोकेट किए गए हैं। तो इसमें अमूमन जो होता है कि एक इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर यूज़र और कर्नल थ्रेड्स के दरमियान में होता है जिसको लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं, LWP। तो ये प्रोसेसर्स के लिए एक वर्चुअल होता है जिसके ऊपर जो प्रोसेस है वो यूज़र थ्रेड्स को स्केड्यूल कर सकता है ताकि उसको रन कर सके। तो LWP क्या है? लाइट वेट प्रोसेसर एक इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर है बिटवीन यूज़र थ्रेड एंड कर्नल थ्रेड, और इसको हम यूज़ किया कर सकते हैं एज ए वर्चुअल प्रोसेसर जिसके ऊपर हम जो यूज़र थ्रेड्स को स्केड्यूल कर सकते हैं। हर जो लाइट वेट प्रोसेस है वो एक कर्नल थ्रेड के साथ अटैच होता है, और इस तरह हम जो हैं जितने भी कर्नल थ्रेड्स हैं उतने हम LWP या लाइट वेट प्रोसेसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जो स्केजुलर एक्टिवेशन है ये अप कॉल प्रोवाइड कर सकता है। अप कॉल क्या है? एक कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए कर्नल से जो अप कॉल हैंडलर है वो थ्रेड लाइब्रेरी में कॉल किया जा सकता है या उसके साथ कम्युनिकेशन मेंटेन की जा सकती है। ये कम्युनिकेशन किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ करती है कि वो जो करेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स हैं उसको मेंटेन कर सकें। जो यूज़र थ्रेड लाइब्रेरी है या LWP जो है वो एक वर्चुअल प्रोसेसर के तौर पे अपीयर होता है जिस एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ हो रहा होता है, और वो एप्लीकेशन इस प्रोसेसर के ज़रिए, इस वर्चुअल प्रोसेसर के लिए किसी भी यूज़र थ्रेड को स्केड्यूल कर सकती है। हर जो LWP जो प्रोसेस होता है लाइट वेट प्रोसेस, वो कर्नल थ्रेड्स के साथ अटैच होता है, और जो कर्नल थ्रेड होता है वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूल कर रहा होता है
कि वो फिज़िकल प्रोसेसर के ऊपर कैसे रन होगा। अगर कोई कर्नल थ्रेड जो है वो ब्लॉक करता है, लाइक जब कोई वेटिंग फॉर एन आईओ ऑपरेशन टू कंप्लीट, तो फिर उस वक्त LWP जो है वो भी ब्लॉक कर सकता है उसको, जो उसके ऊपर यूज़र थ्रेड जो रन हो रहे होते हैं। जितने भी यूज़र थ्रेड उस स्पेसिफिक LWP प्रोसेस के साथ अटैच होते हैं तो उनको LWP भी ब्लॉक कर देता है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो कम्युनिकेशन मैकेनिज़्म है यूज़र थ्रेड लाइब्रेरी और कर्नल के दरमियान में, इसको कहते हैं स्केचुलर एक्टिवेशन। तो ये जितने कर्नल थ्रेड्स होंगे उतने LWPs होंगे, और LWPs जो हैं वो यूज़र थ्रेड्स को स्केड्यूल करेंगे वर्चुअल प्रोसेस के ऊपर। और जो इसके अलावा जो कर्नल है वो एप्लीकेशन को इन्फॉर्म करेगा कि जो भी कोई स्पेसिफिक इवेंट अगर होता है, और इसको कहते हैं अपकॉल। मतलब जो भी कोई इवेंट अगर होता है उसकी इंफॉर्मेशन कर्नल प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन को, और इसको कहते हैं अपकॉल। और जो अपकॉल्स हैं उनको हैंडल करने के लिए थ्रेड लाइब्रेरी होती है जिसमें एक अपकॉल हैंडलर होता है, और जो अपकॉल हैंडलर्स हैं वो किसी वर्चुअल प्रोसेसर के ऊपर रन होते हैं।